गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों, मैं डॉक्टर पूनम आपका स्वागत करती हूँ प्रथम नीट मास्टर्स में। जैसा कि मेरे बच्चों अपन ने लास्ट टाइम देखा था मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिसमें मैंने आपके साथ डिस्कशन कर लिया था मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के एसेसरी सेक्स डक्ट के बारे में। किसके बारे में? मेल एसेसरी सेक्स डक्ट को हमने पूरी तरीके से डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन के साथ पढ़ लिया था। अब मैं इसी क्लास को प्रोसीड करती हूँ जहां पर हम डील करेंगे आगे किससे? मेल सेक्स एसेसरी ग्लैंड। किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? मेल सेक्स एसेसरी ग्लैंड के बारे में पढ़ने वाले मेरे बच्चों। तो हमारे पास मेल सेक्स एसेसरी ग्लैंड की अगर हम बात करते हैं तो हमने देखा ना, ये था यूरिनरी ब्लडर। क्या था मेरे बच्चों? यूरिनरी ब्लडर। यूरिनरी ब्लडर से निकलती है यूरेथ्रा, और यूरेथ्रा पर होती है कौन सी ग्लैंड? एक तो प्रोस्टेट ग्लैंड, और उससे पहले हमें पता है कौन होती है? सेमाइनल वेसाइकल। तो पहली मेल एसेसरी ग्लैंड का नाम क्या है? सेमाइनल वेसाइकल। दूसरी का नाम है प्रोस्टेट ग्लैंड, और तीसरी का नाम है मेरे बच्चों कॉपर्स ग्लैंड। समझ में आ रही बात? पहली का क्या नाम है? सेमाइनल वेसाइकल। तो ये जो हमारे पास पिंक कलर की है, इसी को हम क्या बोल रहे थे? सेमाइनल वेसाइकल बोल रहे थे। बोल रहे थे क्या बच्चों? ठीक है। और ये जो मैंने ग्रीन कलर से जिसको ड्रॉ किए हैं नेक ऑफ यूरिनरी ब्लडर पर, इसको हम बोलते हैं मेरे बच्चों प्रोस्टेट ग्लैंड। क्या बोलते हैं? प्रोस्टेट ग्लैंड बोलते हैं, जो सिंगल होती है, अभी हम देखेंगे। और ये रही आपकी कौन सी? कॉपर्स ग्लैंड। कौन सी ग्लैंड है ये? कॉपर्स ग्लैंड है। चलिए, तो अब हम इसी को हम डिटेल में पढ़ते हैं कि मेल एसेसरी सेक्स ग्लैंड हमारे पास 3 होती है। पहली का नाम सेमाइनल वेसाइकल। ठीक है। तो अगर मैं बोलूं सेमाइनल वेसाइकल होती है नंबर में कितनी? 2 इन नंबर। और अगर हम पेयर में लिखेंगे तो कितनी मिलेगी? 1 पेयर। कितनी मिलेगी? 1 पेयर। और नंबर की बात करेंगे तो 2 इन नंबर। कितनी मिलती है? 2। ठीक है। इसी जगह प्रोस्टेट ग्लैंड की बात करें तो ये होती है सिंगल ग्लैंड। कैसी है ये? सिंगल है। और साथ ही साथ है वॉलनट साइज की। किस साइज की है? वॉलनट साइज की होती है। ठीक है। और जो हमारी कॉपर्स ग्लैंड है वो भी मेरे बच्चों होती है 1 पेयर या 2 इन नंबर, और ये होती है पी साइज। कैसी होती है मेरे बच्चों? पी साइज होती है। ध्यान रखना है, एक वॉलनट साइज की है कौन सी? प्रोस्टेट ग्लैंड। दूसरी कौन है? कॉपर्स ग्लैंड, जो पी साइज की होती है पर 1 पेयर होती है। प्रोस्टेट ग्लैंड सिंगल ग्लैंड होती है। इसी जगह सेमाइनल वेसाइकल जो है ना मेरे पास बच्चों, वो है कैसी? 1 पेयर या 2 इन नंबर। अब हम बात करते हैं सीमेन। किसकी बात कर रहे हैं? सीमेन की। अभी मैं सिर्फ शब्द बता रही हूँ, अभी हम देखेंगे सीमेन है क्या। तो हम बोलते हैं जो सीमेन है ना, सीमेन 100% है। कितने परसेंट है? 100% है। उस 100% का 60 to 70%, कितना मेरे बच्चों? 60 to 70% पार्ट अकेला कौन बना रहा है? सेमाइनल वेसाइकल ग्लैंड का सिक्रीशन। कौन बना रहा है? सेमाइनल वेसाइकल ग्लैंड का सिक्रीशन 60 to 70% पार्ट बनाता है। किसका बनाता है? सीमेन का। किसका बनाता है? सीमेन का। इसी जगह हम प्रोस्टेट ग्लैंड की बात करें तो प्रोस्टेट ग्लैंड का सिक्रीशन 30% पार्ट बनाता है। कितने परसेंट मेरे बच्चों? 30% पार्ट बनाता है। किसका? सीमेन का। और कॉपर्स ग्लैंड का सिक्रीशन किसका? कॉपर्स ग्लैंड का सिक्रीशन बनाता है 5% पार्ट। कितना बच्चों? 5% पार्ट ऑफ सीमेन। क्या बोला हमने? 5% पार्ट ऑफ सीमेन बना होगा किसका? कॉपर्स ग्लैंड का। सीमेन आपको पता नहीं है, अभी हम बताएंगे, अभी देखेंगे हम क्या होता है सीमेन। ठीक है। अब अगर हम पीएच की बात करें, किसकी बात करें? पीएच की। किसके? सेमाइनल वेसाइकल ग्लैंड के। तो सेमाइनल वेसाइकल ग्लैंड का पीएच होता है, क्या बोला मैंने? सेमाइनल वेसाइकल ग्लैंड का पीएच होता है कितना? 7.3 बच्चों। कितना होता है? 7.3 पीएच होता है। तो हम कह सकते हैं स्लाइटली कैसा है? कैसा है? अल्कलाइन। कैसा है मेरे बच्चों? ये होता है स्लाइटली अल्कलाइन नेचर का। कैसा होता है? स्लाइटली अल्कलाइन नेचर का होता है। इसी जगह प्रोस्टेट ग्लैंड की बात करें तो पीएच होता है 1.6 से 1.5। तो हम बोल सकते हैं कैसे नेचर का है? एसिडिक नेचर का है। कौन सा नेचर है इसका? एसिडिक नेचर है। ठीक है, एसिडिक नेचर है। और कॉपर्स ग्लैंड का पीएच होता है
7.2, ये भी कैसा है मेरे बच्चों? स्लाइटली अल्कलाइन है। कैसा है? स्लाइटली अल्कलाइन नेचर है। ठीक है, अब हमारे पास आता है नेचर। ठीक है, किसकी बात करने वाले हैं? नेचर की बात करने वाले हैं। तो जो सेमाइनल वेसिकल ग्लैंड है ना, उससे आने वाला सिक्रेशन ट्रांसपेरेंट जेली लाइक होता है। कैसा होता है? ट्रांसपेरेंट जेली लाइक होता है। तो हम यहाँ लिख लेते हैं, इससे आने वाला सिक्रेशन कैसा है मेरे पास? तो हम लिखते हैं ट्रांसपेरेंट जेली लाइक। कैसा है? ट्रांसपेरेंट जेली लाइक है। और प्रोस्टेट ग्लैंड का सिक्रेशन ना सीमेन को देता है क्या? ऑर्डर, स्मेल देता है। एक स्पेसिफिक स्मेल जो सीमेन की आती है, वो किससे आती है? प्रोस्टेट ग्लैंड के सिक्रीशन से। साथ ही साथ इसका सिक्रीशन होता है कैसा? मिल्की। कैसा होता है मेरे बच्चों? मिल्की थिक। कैसा होता है? मिल्की थिक होता है। और ये होता है स्टिकी नेचर का। कैसा होता है? स्टिकी नेचर का होता है। ठीक है, कैसा कैसा है देख लीजिए आप। ऑर्डर देता है मिल्की थिक और स्टिकी नेचर का, मतलब जो व्हाइटिश कलर आएगा ना थोड़ा सा मिल्की, वो किसके सिक्रीशन की वजह से है? प्रोस्टेट ग्लैंड के सिक्रीशन की वजह से। और कॉपर्स ग्लैंड का सिक्रीशन होता है कैसा? ट्रांसपेरेंट स्लाइमी जेली लाइक। कैसा होता है? लिख लेते हैं, ट्रांसपेरेंट स्लाइमी जेली लाइक। कैसा है? ट्रांसपेरेंट स्लाइमी जेली लाइक है। ये डिफरेंस है तीनों के सिक्रीशन के नेचर में। ठीक है, अब देखते हैं कॉम्पोजिशन। किसकी बात करते हैं मेरे बच्चों? कॉम्पोजिशन को अगर हम देखें तो वेरी इंपॉर्टेंट है। सेमाइनल वेसिकल ग्लैंड के सिक्रीशन में आती है क्या? फ्रक्टोज शुगर। क्या आती है? फ्रक्टोज शुगर। यहाँ मिलता है फाइब्रिनोजिन। क्या मिलता है? फाइब्रिनोजिन मिलता है, जो कि क्लॉटिंग फैक्टर है। फाइब्रिनोजिन मिलता है। साथ ही साथ यहाँ मिलता है बच्चों इनोसिटॉल। कौन मिलता है? इनोसिटॉल। और मिलता है प्रोस्टाग्लैंडिन। कौन मिलता है? प्रोस्टाग्लैंडिन मिलता है। ठीक है, अब अगर हम देखें कि जो फ्रक्टोज शुगर है ना, ये है फ्यूल। क्या है? फ्यूल। किसके लिए है? फॉर स्पर्म। किसके लिए है? फॉर स्पर्म। मतलब हमको जो एनर्जी मिलती है वो ग्लूकोज से मिलती है, पर स्पर्म को जो एनर्जी मिलती है ना वो किससे मिलती है? फ्रक्टोज से। तो मैं बोल सकती हूँ स्पर्म एक गाड़ी है, उस गाड़ी में डीजल पेट्रोल ना डलकर कौन डलता है? फ्रक्टोज। कौन डलता है? फ्रक्टोज, जिससे वो एनर्जी ऑब्टेन करता है और भगता है रेस जीतने के लिए। फाइब्रिनो जिनको हम बोलते क्या है? क्लॉटिंग फैक्टर। क्या बोलते हैं बच्चों? क्लॉटिंग फैक्टर बोलते हैं, क्योंकि जो सीमेन होता है वो क्लॉटेड फॉर्म में आता है। और इनोसिटॉल का फंक्शन हमसे पूछा नहीं जाता है। अब जो प्रोस्टाग्लैंडिन है बच्चों, ये करता है एक्टिवेट। क्या करता है? एक्टिवेट करता है। किसको करता है? स्पर्म को। दूसरी बात क्या है इसके लिए? ये है एक वैसोडाइलेटर। क्या है ये? वैसोडाइलेटर है। और जो नेक्स्ट थिंग है वो क्या है? मैं बोलूं कि ये जो प्रोस्टाग्लैंडिन है ना बच्चों, ये करवाता क्या है? वेजाइनल कॉन्ट्रैक्शन, या मैं बोलूं ये करवाता है रिवर्स पेरिस्टाल्सिस। क्या करवाता है? रिवर्स पेरिस्टाल्सिस करवाता है, क्योंकि जब सीमेन को वेजाइना में रिलीज किया जाता है ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकॉर्स और क्वाइटस, तो उस समय सीमेन क्या हो? वेजाइना से यूट्रस के अंदर सक हो जाए, ताकि ये स्पर्म अपने कहां पर? फर्टिलाइजेशन साइट पर जल्दी से जल्दी पहुंच सकें। इसीलिए प्रोस्टाग्लैंडिन का काम होता है स्पर्म को एक्टिवेट करना। ठीक है, वह और रिवर्स पेरिस्टाल्सिस करवाना। किसकी? वेजाइना की। किसकी? वेजाइना मिलेगा, या तो यूट्रस लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से सेमाइनल वेसिकल ग्लैंड के सिक्रीशन हेल्प करेंगे क्या अचीव करने के लिए? फर्टिलाइजेशन अचीव करने के लिए। और अब हम देखते हैं अगर प्रोस्टेट ग्लैंड के कॉम्पोजिशन को, तो यहाँ पर सबसे पहले आपको लिखना है कि इसके सिक्रीशन में मिलता है कैल्शियम। C3 याद रखना आपको। क्या याद रखना है? C3 याद रखना। पहला कौन है? कैल्शियम है। दूसरा मेरे बच्चों मिलता है सिट्रेट। क्या मिलता है बच्चों? सिट्रेट मिलता है। और तीसरे मिलते हैं क्लॉटिंग एंजाइम। मतलब क्लॉटिंग एंजाइम ऐसे एंजाइम जो क्लॉट को तोड़ने में हेल्प करे,
या डाइल्यूट कराने में हेल्प करे तो उनको हम क्या बोल देते हैं, क्लॉटिंग एंजाइम। क्या बोलेंगे बच्चों, क्लॉटिंग एंजाइम मिलते हैं। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, पहला है कैल्शियम, दूसरा है सिट्रेट, तीसरा है क्लॉटिंग एंजाइम। सी से कितनी चीजें, 3, कैल्शियम, सिट्रेट, क्लॉटिंग एंजाइम। अच्छा, अब इस ग्लैंड का जो सिक्रीशन है वो एसिडिक नेचर का है, तो आपको यहाँ याद रखना है क्या, यहाँ याद करना है आपको एसिड फॉस्फेटेस। क्या याद रखना है, एसिड फॉस्फेटेस। क्या याद रखोगे, एसिड फॉस्फेटेस को याद रखेंगे। और पांचवा आता है प्रोस्टेड स्पेसिफिक एंटीजन। कौन आता है, प्रोस्टेड स्पेसिफिक एंटीजन आता है, जो लिखा हुआ मिलेगा PSA के नाम से। ये क्या करता है, क्लॉटेड, ये क्या करता है, क्लॉटेड सीमेन को, क्या बोल रहे हैं, क्लॉटेड सीमेन को लिक्विफाई करता है मेरे बच्चों। क्या करता है, लिक्विफाई कर देता है। कौन करता है, लिक्विफाई करता है। कौन करता है, प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन क्या करता है, क्लॉटेड सीमेन को लिक्विफाई कर देता है। मतलब क्लॉट को क्या करेगा, डाइल्यूट करेगा, ताकि स्पर्म उसमें से निकलकर कहां पर, फर्टिलाइजेशन साइट पर आसानी से पहुंच सके। ठीक है मेरे बच्चों, इतनी बातें आपको समझ में आ गई है। अब अगर हम देखते हैं किसको, कॉपर्स ग्लैंड को, तो कॉपर्स ग्लैंड के लिए सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप ये लिख लें कि यहाँ पर मिलती है क्या, एंटीबॉडी। कहाँ पर, कॉपर्स ग्लैंड के सिक्रीशन में मिलती है एंटीबॉडी। कौन सी एंटीबॉडी मेरे बच्चों, IgA। अब आपको याद रखना है कि बॉडी के जितनी भी एक्सटर्नल सिक्रीशन से, जैसे आंखों से आने वाले टीयर, ईयर वैक्स, ठीक है, मेमोरी ग्लैंड से आने वाला मिल्क और सीमेन जो मेल बॉडी से आ रहा है, इन सभी में मिलती है, या बॉडी के जितने भी एक्सटर्नल सिक्रीशंस होते हैं उसमें मिलती है IgA एंटीबॉडी। कौन मिलती है, IgA एंटीबॉडी। साथ ही साथ कॉपर्स ग्लैंड का सिक्रीशन क्या करता है, लुब्रिकेट करता है। क्या करता है, लुब्रिकेट करता है। किसको करता है, पेनिस को करता है। कब करता है, ड्यूरिंग क्वाइटस। क्या बोला मैंने, ड्यूरिंग क्वाइटस, मतलब ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकॉर्स वो पेनिस को क्या कर देता है, लुब्रिकेट करता है और डिस्ट्रॉय करता है। किसको, एसिडिटी ऑफ यूरेथ्रा। क्या बोला मैंने, डिस्ट्रॉय करता है किसको, एसिडिटी ऑफ यूरेथ्रा को, क्योंकि यूरिन का पीएच कैसा होता है, एसिडिक नेचर का होता है, और सीमेन जब बाहर आएगा तो उसको अल्कलाइन पीएच चाहिए, नहीं तो स्पर्म की डेथ हो जाएगी। तो उस एसिडिटी को डिस्ट्रॉय करने में हेल्प कौन करेगा, कॉपर्स ग्लैंड। कौन करेगा मेरे बच्चों, कॉपर्स ग्लैंड करेगा। अच्छा, यहाँ से इतने पॉइंट्स के बाहर आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं जाएगा, ध्यान रखना आपको, ठीक है। अच्छा, अब अगर हम आगे मूव करते हैं तो अब हमारे पास आता है लास्ट टॉपिक मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, जिसका नाम क्या है, एक्सटर्नल जेनिटेलिया। क्या नाम है मेरे बच्चों, एक्सटर्नल जेनिटेलिया में हमें बात करनी है पेनिस की। किसकी बात करनी है, पेनिस की बात करनी है। तो हम बोलते हैं जो पेनिस है ना बच्चों, वो कैसा, कुछ पॉइंट्स लिख लेते हैं। तो हम बोलते हैं जो पेनिस होता है वो इरेक्टाइल होता है। कैसा होता है, इरेक्टाइल होता है, ठीक है। दूसरा, यही मेल का कॉपुलेटरी ऑर्गन है। कौन सा ऑर्गन है, कॉपुलेटरी ऑर्गन है, ठीक है। तो हमने बोला जो पेनिस है वो कैसा है, कॉपुलेटरी ऑर्गन ऑफ द मेल है, ठीक है। और दूसरी चीज इरेक्टाइल होता है और सिलिंड्रिकल होता है। कैसा होता है, सिलिंड्रिकल होता है, ठीक है। अब मैं बोलती हूँ इसके, ये बना होता है स्पेशल टिश्यू के, किससे, स्पेशल टिश्यू से। और ये स्पेशल टिश्यू पेनिस को इरेक्टाइल बनाते हैं और फैसिलिटेट करते हैं इंसेमिनेशन को। क्या क्या बोला मैंने, लिख लेते हैं। पेनिस के बारे में हमने बोला है कि जो पेनिस है वो कैसा है, सिलिंड्रिकल है। कैसा है बच्चों, सिलिंड्रिकल है, ठीक है। तो सिलिंड्रिकल पहला पॉइंट आ जाएगा। दूसरा हमने बोला इरेक्टाइल होता है। कैसा होता है, इरेक्टाइल होता है। और ये है कॉप्युलेटरी ऑर्गन। कौन सा ऑर्गन है बच्चों, ये मेल का कॉपुलेटरी ऑर्गन होता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट हमने बोला कि ये बना होता है, मतलब मेड अप ऑफ, किससे, स्पेशल टिश्यू से। किससे बना हुआ है,
स्पेशल टिश्यू अभी मैं बताऊंगी कौन से स्पेशल टिश्यू है। ये स्पेशल टिश्यू क्या करते हैं बच्चों, हेल्प करते हैं, क्या करते हैं, हेल्प इन इरेक्शन ऑफ पेनिस, किसमें, इरेक्शन ऑफ पेनिस में हेल्प करते हैं, जिससे क्या होता है, फैसिलिटेट होता है क्या, इंसेमिनेशन, क्या फैसिलिटेट होता है, इंसेमिनेशन आसान हो जाता है। अब बोलोगे मैडम इंसेमिनेशन, तो बेटा मैंने मेरी पहली क्लास में जब हमने ह्यूमन रिप्रोडक्शन स्टार्ट किया था, मैंने बेसिक लेक्चर में आपको बताया था कुछ रिप्रोडक्टिव इवेंट, जिसमें मैंने आपसे डिस्कशन किया था इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन वो प्रोसेस होती है जिसमें मेल पार्टनर फीमेल को किसमें विड्रॉल करता है, या ट्रांसफर करता है, किसमें, फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट में, किसमें रिलीज करता है, फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट में। तो हमने बोला जो पेनिस है वो स्पेशल टिश्यू का बना है जो इरेक्शन ऑफ पेनिस में हेल्प करेंगे। जब इरेक्शन ऑफ पेनिस होता है तो ही फैसिलिटेट हो पाता है क्या, इंसेमिनेशन, क्या फैसिलिटेट हो पाता है, इंसेमिनेशन। अब देखिए हम बात करते हैं यहाँ डायग्राम के अकॉर्डिंग। तो मैंने बोला जो पेनिस का टर्मिनल पार्ट है, ये कौन सा पार्ट है बच्चों, टर्मिनल पार्ट है, कौन सा पार्ट है, टर्मिनल पार्ट है। ये टर्मिनल पार्ट आपको दिख रहा है कैसा है, बल्बस है, कैसा है बच्चों, बल्बस है। और इस टर्मिनल पार्ट को जो बल्बस है इसी को हम बोलते हैं ग्लांस पेनिस। क्या बोलते हैं बच्चों, ग्लांस पेनिस बोलते हैं, ठीक है। ग्लांस पेनिस जो होता है ना वो होता है सेंसिटिव टिप, क्या है मेल में, सेंसिटिव टिप है जो सेक्सुअल इंटरकॉर्स के समय सेंसिटिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, मतलब सेक्सुअल स्टिमुलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। अच्छा अब यही हमको पता है कि जो ग्लांस पेनिस है वो कवर होता है एक रिट्रैक्टाइल कवरिंग से, ठीक है, तो स्किन से। तो यहाँ पर होती है क्या, क्या होता है, हमने बोला था मूवेबल स्किन फोल्ड होता है या स्किन कवर होता है, कैसा होता है, मूवेबल स्किन का एक कवर होता है, ठीक है। और इस कवर को हमने नाम दिया था क्या, कवर को हमने नाम दिया था, क्या बोला था, पहले ही पढ़ चुके हैं बच्चों। कवर को हमने नाम बोला था क्या, क्या बोला था, फोर स्किन, क्या बोला है बच्चों, फोर स्किन, या इसी को हम बोलते हैं प्रीप्यूस, क्या बोलते हैं, प्रीप्यूस बोलते हैं। अच्छा अब देखिए मैंने कुछ ग्रीन कलर से ये स्ट्रक्चर्स बनाए हैं। तो हमने बोला क्या कि जो पेनिस जो है ना, कौन है हमारे पास, ये पूरा पेनिस है, ठीक है। पेनिस की टिप क्या कहला रही, ग्लांस पेनिस कहला रही है। और मैं कहती हूँ इस पेनिस में होती है मसल्स, क्या होती है, मसल्स होती है। इस मसल्स को हम बोलते हैं क्या, क्रूरा मसल्स, क्या बोलते हैं, क्रूरा मसल्स। तो ध्यान रखना पेनिस में मिलने वाली मसल्स का क्या नाम है, क्रूरा मसल्स है। अभी इसका क्या रोल होता है वो भी हम देखेंगे। अच्छा अब अगर हम टीएस ऑफ पेनिस देखें, मतलब ट्रांसफर सेक्शन ऑफ पेनिस देखें, तो हमें कुछ कैसा डायग्राम मिलेगा उसकी बात कर लेते हैं। तो हमें ये बाहर की कवरिंग मिल रही है जिसको हम क्या बोल रहे हैं, स्किन, क्या बोल रहे हैं, स्किन। इससे अंदर हम आएंगे बाउंड्री से, तो हमको अंदर पूरे बैकग्राउंड में मिलेगी ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया मिलेगी, कौन मिलेगी, ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया मिलेगी। और मैं बोलती हूँ इसमें मिलते हैं दो इरेक्टाइल टिश्यू, एक इंटीरियर होता है और दो कैसे होते हैं, पोस्टीरियर होते हैं। ये मैंने दो पोस्टीरियर टिश्यू बना दिए मेरे बच्चों, ठीक है। एक इंटीरियर बनाए और दो पोस्टीरियर बनाए, नाम लिख देते हैं। ये है टू पोस्टीरियर इरेक्टाइल टिश्यू, कौन है ये, टू पोस्टीरियर इरेक्टाइल टिश्यू लिखा था ना, स्पेशल टिश्यू का बना है, तो यही तो लिख रहे हैं, टू पोस्टीरियर इरेक्टाइल टिश्यू है। जो कैसे होते हैं मेरे बच्चों, जो होते हैं येलो, कैसे होते हैं मेरे बच्चों, ये होते हैं येलो फाइब्रस लिगामेंटस, कैसे होते हैं, येलो फाइब्रस लिगामेंटस होते हैं। तो हम लिख लेते हैं इस बात को, कैसे हैं ये, येलो फाइब्रस लिगामेंटस, ठीक है। पोस्टीरियर टिश्यू जो है इनका ये नेचर में कैसे हैं, येलो है और कैसे हैं, फाइब्रस लिगामेंटस है, कैसे हैं, येलो फाइब्रस लिगामेंटस टिश्यू हैं, जिनको हम नाम देते हैं कार्पोरा कैवर्नोसा। क्या नाम देते हैं, कार्पोरा
कैवर्नोसा, ध्यान रखना है, ठीक है। कार्पोरा कैवर्नोसा कहते हैं, क्या कहते हैं, कार्पोरा कैवर्नोसा बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, ये जहां पर होते हैं यहीं पर होती है डीप पीनियल आर्टरी। कौन होती है बच्चों, डीप पीनियल आर्टरी होती है, ठीक है। अभी हम देखेंगे ये आर्टरी का भी रोल क्या होता है, ठीक है। तो दो पोस्टीरियर इरेक्टाइल टिश्यू होते हैं और एक होता है कौन, इंटीरियर इरेक्टाइल टिश्यू, यहाँ लिख देते हैं। एक कौन सा है, एंटीरियर, ठीक है। एक कौन सा है, एंटीरियर इरेक्टाइल टिश्यू है, इरेक्टाइल टिश्यू है, ठीक है। जो कैसा होता है, हाईली वस्कुलर होता है मेरे बच्चों। कैसा होता है, लिख लेते हैं, हाईली वस्कुलर है, मतलब ब्लड वेसल ज्यादा है, और होता है स्पॉन्जी, तो एंड स्पॉन्जी, इसीलिए इसका नाम रख दिया जाता है क्या, क्या नाम रखोगे, कॉर्पस स्पॉन्जियोसम। क्या नाम रखोगे, कॉर्पस स्पॉन्जियोसम। क्या बोला मैंने, कॉर्पस स्पॉन्जियोसम बोलेंगे, बोल देंगे। किसको बोल रहे हैं, पोस्टीरियर इरेक्टाइल टिश्यू को कॉर्पस स्पॉन्जियोसम बोलते हैं। अच्छा, ये जो कॉर्पस स्पॉन्जियोसम है ना बच्चों, ये क्या करता है, ये पूरी यूरेथ्रल कैनाल को, किसको बच्चों, पूरी यूरेथ्रल कैनाल को सराउंड करके रखता है। तो कैनाल तो नहीं, जब हम फ्रंटल व्यू से देखते हैं तो हमको यहाँ दिखता है क्या, यूरेथ्रल मीएटस। क्या मिलेगा यहाँ पर, यूरेथ्रल मीएटस मिलेगा। अच्छा, तो अगर अब हम बाहर से अंदर की ओर वापस देखें तो ये आपको क्या दिख रही है, स्किन दिख रही है, आ रही बात समझ में। इसके अंदर ये जो बैकग्राउंड है इसको हम बोलते हैं क्या, ट्यूनिका एल्बुजिनिया। क्या बोलते हैं, ट्यूनिका एल्बुजिनिया बोलते हैं, क्योंकि पेनिस का हमने क्या देखा है, ट्रांसफर सेक्शन देखा है। तो कुछ इस तरीके से ये हमारे पास क्या है, एक्सटर्नल जेनिटेलिया ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। अब देखते हैं कि अगर हम बात करें इरेक्शन ऑफ पेनिस की, किसकी बात करें, इरेक्शन ऑफ पेनिस की अगर हम बात करते हैं तो चलो मैं नेक्स्ट स्लाइड ले लेती हूँ। इरेक्शन ऑफ पेनिस की अगर हम बात करें तो हमें क्या मिलता है, तो इरेक्शन ऑफ पेनिस, ठीक है, पेनिस इरेक्शन कंट्रोल होता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के द्वारा। किसके द्वारा कंट्रोल होता है बच्चों, हम लिख लेते हैं यहाँ पर, क्या लिखते हैं, हम देख रहे हैं क्या, पेनिस का इरेक्शन, क्या देख रहे हैं, पेनिस का इरेक्शन देख रहे हैं। तो मैं बोलती हूँ कि अगर इरेक्शन ऑफ पेनिस की बात करें तो ये कंट्रोल होता है, क्या होता है बच्चों, कंट्रोल। तो लिखते हैं कंट्रोल बाय, किसके द्वारा, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के द्वारा, ठीक है। किससे कंट्रोल होता है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के द्वारा। और जब भी इरेक्शन होता है पीनियल आर्टरी, क्या बोल रही हूं मैं, जब भी इरेक्शन होगा तो क्या होगा, पीनियल आर्टरी जो होती है ना मेरे बच्चों, वो कैसी हो जाती है, पीनियल आर्टरी बिकम डायलेटेड। कैसी हो जाएगी, बिकम डायलेटेड हो जाएगी, ठीक है। इसी समय कौन सी मसल्स मेरे बच्चों, पेनिस में मिलने वाली क्रूरा मसल्स जो होगी ना, वो कैसी हो जाती है, रिलैक्स। कैसी हो जाती है, रिलैक्स हो जाती है। अच्छा, ऐसा होने के वजह से पीनियल आर्टरी में, क्या बोल रही हूँ, पीनियल आर्टरी में इंक्रीज हो जाएगा क्या, ब्लड फ्लो। क्या हो जाएगा, इंक्रीज ब्लड फ्लो हो जाएगा, सॉरी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा क्या, ब्लड का फ्लो। किसमें हो जाएगा, इन आर्टरी में। और इसी के कारण पेनिस कैसा हो जाएगा, पेनिस बिकम, लिख लेते हैं, कैसा हो जाएगा, सबसे पहली चीज एनलार्ज हो जाएगा, ठीक है। दूसरा हो जाएगा इरेक्टाइल, तो हो ही रहा है, और साथ में होगा कैसा, हार्ड। कैसा हो जाएगा, हार्ड। तो इस तरीके से पेनिस का इरेक्शन होता है बच्चों, ठीक है। किसके द्वारा, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के द्वारा। अब आपको पता है कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के दो पार्ट होते हैं, एक का नाम होता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, दूसरे का नाम होता है
पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो हम इसका भी रोल पाल देख लेते हैं, ठीक है। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के दो पार्ट हैं, ठीक है। एक को हम बोलते हैं क्या है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। क्या बोलते हैं, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम हम बोलते हैं, ठीक है मेरे बच्चों। और दूसरे का नाम होता है क्या, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। क्या होता है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम नाम होता है, ठीक है। तो अगर हम सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की हम बात करें, तो जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है ना बच्चों, वो क्या कराता है, सॉरी पहले पैरासिम्पैथेटिक को देखते हैं फिर सिंपैथेटिक पे चलते हैं, ठीक है। तो जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है ना, ये रिस्पॉन्सिबल होता है इरेक्शन ऑफ पेनिस के लिए। किसके लिए, हम लिखेंगे इरेक्शन या इरेक्शन, ठीक है, इरेक्शन ऑफ पेनिस के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम रिस्पॉन्सिबल है। अब पर इसी जगह हम बात करें किसके लिए, इजाकुलेशन, किसके लिए, इजाकुलेशन ऑफ दी सीमेन, इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है मेरे बच्चों, तो ध्यान रखना है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम इजाकुलेशन ऑफ दी सीमेन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इजाकुलेशन मतलब मेल की बॉडी से सीमेन का बाहर आना, क्या कहलाता है, इजाकुलेशन। पर अगर यही सीमेन फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में रिलीज किया जाता है तो उसे हम बोलते हैं इंसेमिनेशन। क्या बोलते हैं, इंसेमिनेशन कहते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना है कि इरेक्शन ऑफ पेनिस को कंट्रोल कौन करता है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम करता है। अब जब भी इरेक्शन ऑफ पेनिस होता है तो पीनियल आर्टरी डायलेटेड हो जाती है, क्रूरा मसल्स, कौन सी, क्रूरा मसल्स रिलैक्स्ड होती है, जिससे ब्लड फ्लो आर्टरीज में बढ़ जाता है और पेनिस एनलार्ज, इरेक्टाइल और हार्ड हो जाता है, ठीक है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जिसका नाम है सीमेन। सीमेन हम अभी तक बात कर रहे थे। तो अगर हम सीमेन की बात करते हैं तो सीमेन एक्चुअल में है क्या, तो मैं बोलती हूँ सेमाइनल प्लाज्मा। क्या बोला मैंने, सेमाइनल प्लाज्मा और स्पर्म मिलकर क्या बनाते हैं, सीमेन बनाते हैं। क्या बनाते हैं, सीमेन बनाते हैं। चलो सेमाइनल प्लाज्मा भी छोड़ देते हैं, हम सबसे पहले सिंपल देख लेते हैं कि क्या है हमारे पास। तो मैं बोलती हूँ आपके पास कौन सी ग्लैंड थी, पहली सेमाइनल वेसाइकल, कौन सी थी, सेमाइनल वेसाइकल थी। आप बोल रहे थे सेमाइनल वेसाइकल सीमेन का कितने प्रतिशत पार्ट बना रहा था, 60 to 70% पार्ट, ठीक है। या मैं बोलूं सेमाइनल वेसाइकल का सीमेन का 60 to 70% पार्ट किस ग्लैंड के सिक्रीशन से बना था, सेमाइनल वेसाइकल के। फिर आपके पास आ रही थी कौन सी ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड आ रही थी मेरे बच्चों। कौन सी ग्लैंड थी, प्रोस्टेट ग्लैंड, ये बना रही थी 30% पार्ट ऑफ द सीमेन। और फिर थी आपके पास कौन सी ग्लैंड, कॉपर्स ग्लैंड थी। क्या, कौन सी ग्लैंड थी, कॉपर्स ग्लैंड थी, जो बना रही थी कितने प्रतिशत पार्ट, 5% पार्ट बना रही थी। इसी में मैं ऐड कर देती हूँ किसको, स्पर्म को, कितने परसेंट, 5%, ठीक है। तब आप देखेंगे 60 30 40 और मतलब 60 में 30 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 90 में 5 95 और 5 और ऐड कर देंगे तो 100% आपके पास सीमेन बन चुका है। तो सीमेन में है क्या, स्पर्म और ग्लैंड्स के सिक्रीशन। कौन सी ग्लैंड्स के सिक्रीशन है मेरे बच्चों, मेल एक्सेसरी सेक्स ग्लैंड के सिक्रीशन, ठीक है। इन सब के सिक्रीशन को जब हम स्पर्म के साथ ऐड कर देते हैं तो हमारे पास बन जाता है कौन, 100% सीमेन। कौन बन जाता है, 100% सीमेन बन जाता है। चलें अब हम देखते हैं कि जो सीमेन है ना उसका नेचर क्या है, उसका वॉल्यूम क्या होता है और उसका पीएच क्या होता है। तो अगर मैं बात करूं सबसे पहले किसके, नेचर की, किसकी बात करूं मैं, नेचर की, तो ये होता है कैसा, तो वाइट और थिक। कैसा होता है, वाइट होता है, लिख लेते हैं कैसा होता है, वाइट एंड थिक। कैसा होता है, वाइट एंड थिक होता है मेरे बच्चों। फिर हमारे पास आता है पीएच, तो पीएच होता है 7.3 से 7.5, मतलब स्लाइटली अल्कलाइन नेचर का होता है। अब हम देखते हैं किसको, वॉल्यूम को। किसको देखते हैं मेरे बच्चों, वॉल्यूम को देखते हैं।
तो वॉल्यूम होता है एक इजाकुलेशन में 3 to 4 ml सीमेन रिलीज होता है। कितना रिलीज होता है? 3 to 4 ml सीमेन रिलीज होता है। अब हम देखते हैं नॉर्मल स्पर्म काउंट को। किसको देखते हैं? नॉर्मल स्पर्म काउंट की बात करते हैं। तो यहाँ लिख लेते हैं, हम देख रहे हैं किसको? नॉर्मल स्पर्म काउंट को देख रहे हैं। तो नॉर्मल स्पर्म काउंट होता है 20। कितना होता है? ध्यान रखिए, ये होता है 20 से 120। क्या होता है? 20 से 120 मिलियंस पर ml। क्या लिखा है मैंने? 20 से 120 मिलियंस पर ml होता है। पर अगर हम देखें इन इजाकुलेशन, क्या देख रहे हैं? इन इजाकुलेशन मतलब जब इजाकुलेशन होता है तो इन इजाकुलेशन अबाउट, क्या बोला मैंने? अबाउट कितने? 200 से 300 मिलियंस। क्या बोल रही हूं मैं? 200 से 300 मिलियंस क्या होते हैं? स्पर्म। क्या होते हैं? स्पर्म रिलीज होते हैं। कब होते हैं? लिख लेते हैं हम, रिलीजिंग ड्यूरिंग क्वाइटस या रिलीज ड्यूरिंग क्वाइटस। एक बार क्वाइटस के समय या एक इजाकुलेशन में कितने स्पर्म निकल के आते हैं? कितने वॉल्यूम में? 3 to 4 ml ऑफ वॉल्यूम में 200 से 300 मिलियन स्पर्म क्या होते हैं? रिलीज होते हैं। क्या होते हैं मेरे बच्चों? रिलीज होते हैं। कब रिलीज होते हैं? ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकॉर्स। क्या बोला मैंने? ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकॉर्स या ड्यूरिंग क्वाइटस। अब हम बात करते हैं, आपके पास स्पर्म है कितने? 5%। तो मैं अकेले जब स्पर्म की बात करूंगी, सीमेन में 5% है, पर जब मैं अकेले स्पर्म की बात करूंगी तो वो मेरे लिए कितने के बराबर है? 100% के। कितने के बराबर है? 100% के बराबर है। तो हम देखते हैं क्या कि हम देख रहे हैं हमारे पास जो स्पर्म है ना बच्चों, कितने हैं? 5% को हम कितना मान लें? 100%। तो इस 100% में से जो 60% स्पर्म है हमारे पास, और एक तरफ कितने परसेंट है बच्चों? 40% स्पर्म। एक तरफ कितने परसेंट है? 60% है, और एक तरफ कितने परसेंट है? 40% है। तो जो 60% स्पर्म होते हैं ना बच्चों, वो बहुत सीधे साधे होते हैं। कैसे होते हैं? सीधे साधे मतलब वो हैं नॉर्मल शेप एंड साइज के। कैसे हैं? नॉर्मल शेप और साइज के हैं। ठीक है। पर जो 40% स्पर्म है ना, वो होते हैं वेगोरस एक्टिविटी वाले। कैसे होते हैं? वेगोरस एक्टिविटी वाले होते हैं। और यही क्या करते हैं? टेक पार्ट। क्या बोला मैंने? टेक पार्ट इन फर्टिलाइजेशन। तो जो 40% स्पर्म है ना, जो कैसे हैं? वेगोरस एक्टिविटी वाले हैं। वो आनन फानन में बिना देखे बस एक बार गाड़ी चालू है, डूम भगते चले जाएंगे। भले कितने भी एक्सीडेंट हो, उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो तो पागलों के जैसे भाग कर उनको कहाँ पहुंचना है? फर्टिलाइजेशन साइट पर। क्योंकि उनको अचीव कराना है क्या? फर्टिलाइजेशन। तो जो रेस में जीतेगा, कितने में से? 200 से 300 मिलियन स्पर्म में से, वही क्या होगा? अपने आप को रिप्रेजेंट कर पा रहा है। आ रही बात समझ में? तो हमने बोला जो 40% स्पर्म है वो वेगोरस एक्टिविटी वाले होते हैं, और वही पार्ट लेते हैं किसमें? फर्टिलाइजेशन में। किसमें पार्ट लेते हैं? फर्टिलाइजेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। अब सीमेन आपको पता चल गया, सारी मेल की एसेसरी ग्लैंड्स के बारे में आपको पता चल गया है। अब हम देखते हैं हार्मोनल कंट्रोल को। किसको देखते हैं? हार्मोनल कंट्रोल किसके? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के। ठीक है। तो हम लिख लेते हैं, क्या देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास कौन आएगा बच्चों? हाइपोथैलेमस। कौन आएगा? हाइपोथैलेमस आएगा। ठीक है। हाइपोथैलेमस सिक्रीट करता है GnRH को। किसको करता है? GnRH को। ये GnRH स्टिमुलेट करता है किसको मेरे बच्चों? इंटीरियर पिट्यूटरी को। किसको करता है? इंटीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करता है। इंटीरियर पिट्यूटरी से आते हैं दो हार्मोन। एक का नाम क्या होता है? LH, और एक का नाम होता है FSH। क्या नाम होता है? LH और FSH नाम होता है। ठीक है। तो मैं पहले लिख देती हूँ यहाँ पर। चलो लिख क्या देती हूँ, लिखते ही चलते हैं। एक तरफ कौन आएगा? दो हार्मोन सिक्रीट कर रहे हैं। एक का नाम क्या है? LH,
LH को ही बोलते हैं ICSH और दूसरे हार्मोन का नाम क्या है FSH। आ रही है बात समझ में? ठीक है, तो जो LH होता है ना मेरे बच्चों, कौन है LH, वो काम करता है किस पे, लिडिक सेल पे। किस पे काम करता है, यहाँ लिख देते हैं लिडिक सेल्स पर। ठीक है, ये है आपके पास लिडिक सेल्स। लिडिक सेल्स पर काम करने के, और एक तरफ में लिख देती हूँ किसको, सर्टोली सेल। किसको लिख देती हूँ, सर्टोली सेल्स को लिख देती हूँ। तो ठीक है, चलिए तो हम बोलते हैं दो हार्मोन आते हैं, एक का नाम क्या है LH और एक का नाम क्या है FSH। तो जो LH है वो वर्क करता है किस पे, लिडिक सेल्स पर, और जो FSH है वो वर्क करता है सर्टोली सेल्स पर। ठीक है, LH का फुल फॉर्म होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, और इसी को ही हम बोलते हैं ICSH हार्मोन, इंटरस्टिशियल सेल्स स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और FSH का फुल फॉर्म होता है फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, तो जो LH है वो वर्क करता है लिडिक सेल्स पर, और जो सर्टोली सेल्स है उस पर वर्क करता है FSH। कौन वर्क करता है बच्चों, FSH वर्क करता है। अच्छा, तो जो LH और FSH है ना बच्चों, वो दोनों ही सेल्स आपको किसके अंदर मिलेगी, क्या बोला मैंने, दोनों ही सेल आपको किसके अंदर मिलेगी, हमको मिलती है टेस्टिस के अंदर। किसके अंदर मिलती है बच्चों, टेस्टिस के अंदर मिलती है, ध्यान रखना है ये बात। मैं यहाँ पर इसको इतना सा बना देती हूँ। ठीक है, चलो तो हम इसको थोड़ा सा नीचे शिफ्ट कर देते हैं। ठीक है, तो ये जो हमने बनाया है, ये बॉक्स किस लिए बनाया है, ताकि हम इससे रिप्रेजेंट कर सकें किसको, टेस्टिस को। किसको कर सकें, किसको रिप्रेजेंट कर सकें, टेस्टिस के अंदर आपको मिल रही है कौन, लिडिक सेल्स और सर्टोली सेल्स मिल रही है। चलिए, तो जब LH वर्क करता है किस पे, लिडिक सेल्स पर। किस पे वर्क कर रहा है, लिडिक सेल्स पर जब वर्क करता है तो लिडिक सेल सिक्रीट करती है, क्या करती है, लिडिक सेल सिक्रीट करती है किसको, टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन को। किसको करती है बच्चों, टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन को सिक्रीट करती है। और जब FSH वर्क करता है किस पे, सर्टोली सेल्स पर, तो यहाँ सिक्रीट होता है कौन, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। कौन आता है, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन आता है, और साथ में आता है इनहिबिन हार्मोन। कौन आता है, इनहिबिन हार्मोन आता है। डन 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 डन। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, लिडिक सेल से कौन आ रहा है मेरे बच्चों, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, और सर्टोली सेल से कौन आता है मेरे बच्चों, इनहिबिन हार्मोन और एंड्रोजन हार्मोन। कौन आता, सॉरी, इनहिबिन और एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन आता है। ठीक है, अब हम अगर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के फंक्शंस को देखें, किसको देखें, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के फंक्शन को देखें, तो ये डेवलपमेंट करवाता है किसका, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट ऑर्गन का। क्या करवाता है, इसका पहला फंक्शन क्या है, क्या करवाना है, डेवलपमेंट। क्या करवाना है बच्चों, डेवलपमेंट। किसका करवाना है, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट ऑर्गन का। किसका करवाना है, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट ऑर्गन का डेवलपमेंट करवाना है। दूसरा करवाना क्या है, ग्रोथ। क्या करवानी है इसको, ग्रोथ करवानी है किसकी, बोन की और मसल्स की। ध्यान रखना, किसकी करवानी है, बोन की और मसल्स की। इसलिए क्या होता है, जैसे ही मेल में प्यूबर्टी आती है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन सिक्रीट होने लगता है, मेल की हाइट सडन धीरे धीरे सडन बढ़ने लगती है, और बॉडी मस्कुलर होने लगती है। कैसी होने लगती है, मस्कुलर होने लगती है। तो ठीक है, किसकी वजह से, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की वजह से। साथ ही टेस्टोस्टेरोन हार्मोन क्या करता है बच्चों, मेंटेन करता है। क्या करता है, मेंटेन करता है लिबिडो को। ठीक है, मेल में सेक्स करने का जो एक्सपीरियंस या जो फीलिंग्स डेवलप होती है वो किस हार्मोन की वजह से होती है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की। तो लिबिडो क्या होता है, सेक्सुअल इंटरकॉर्स करने की जो इच्छा होती है, वो उसी के लिए क्या वर्ड यूज किया जाता है, लिबिडो। क्या वर्ड यूज किया जाता है, लिबिडो वर्ड यूज किया जाता है। चलिए, तो आपको ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के फंक्शन पता चल गए हैं। अब अगर हम सर्टोली सेल्स की बात करें, किसकी बात करें, सर्टोली सेल्स की बात करें, तो हम देखते हैं सर्टोली सेल के लिए क्या क्या है।
तो जो हमारी सर्टोली सेल है एफएसएच से स्टिमुलेट होने के बाद एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन सिक्रीट करती है और ये एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन क्या कराता है, मेंटेन करता है कंसंट्रेशन ऑफ टेस्टोस्टेरोन इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। क्या करता है बच्चों, ये करता है मेंटेन, क्या करता है ये लिख देते हैं, मेंटेन करता है, किसको करता है, कंसंट्रेशन को, किसको करता है, कंसंट्रेशन ऑफ किसको, टेस्टोस्टेरोन को, किसके अंदर, इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में, किसके अंदर, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर। साथ ही ये स्टिमुलेट करता है स्पर्मेटोजेनेसिस एंड स्पर्मियोजेनेसिस। ठीक है, क्या कर रहा है ये, स्टिम्युलेट कर रहा है, किसको कर रहा है, प्रोसेस ऑफ, लिख लेते हैं, प्रोसेस ऑफ। दो प्रोसेस कौन कौन सी मेरे बच्चों, एक का नाम है स्पर्मेटोजेनेसिस, क्या नाम है, और दूसरे का नाम है स्पर्मियोजेनेसिस, क्या नाम है, स्पर्मियोजेनेसिस। अभी मैं बताने वाली हूँ स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मियोजेनेसिस और स्पर्मिएशन, तीनों में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, अभी आपको यहाँ लिखना है। अब देखते हैं इनिबिन और टेस्टोस्टेरोन कैसे नेगेटिव फीडबैक देंगे इस पाथ को, मतलब और ज्यादा स्पर्म प्रोडक्शन को रोकने के लिए या टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के सिक्रीशन को रोकने के लिए। तो क्या होता है, जब भी टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का लेवल, क्या बोला मैंने, जब भी टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का लेवल क्या हो जाएगा, एक्सेस हो जाएगा, कैसा हो जाएगा, मतलब एक्सेस लेवल हो जाएगा, तो नेगेटिव फीडबैक जनरेट होकर जाएगा कहां पर, हाइपोथैलेमस में, और जाएगा कहां पर, इंटीरियर पिट्यूटरी में, और स्पर्मेटोजेनेसिस कम्स डाउन हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, अब हम बोलते हैं यहाँ पर इनिबिन हार्मोन, जैसे ही एक्सेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस होती है, क्या होती है, लिख देते हैं, एक्सेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, वैसे ही इनिबिन हार्मोन भी नेगेटिव फीडबैक देता है, किसको, हाइपोथैलेमस को, और किसको, इंटीरियर पिट्यूटरी को, कि भाई आप GnRH को कम ना भेजें और ना ही FSH और LH को भेजें। यहाँ स्पर्म की भीड़ लग चुकी है, क्या लग चुकी है, टेस्टिस के अंदर स्पर्म की भीड़ लग चुकी है, तो अभी और ज्यादा से ज्यादा स्पर्मेटोजेनेसिस कराने की जरूरत नहीं है। स्पर्मेटोजेनेसिस कभी रुकेगा नहीं, पर उस प्रोसेस को हम स्लो डाउन करा सकते हैं, किसके द्वारा, हार्मोन फीडबैक सिस्टम या कंट्रोल के द्वारा। अब जो एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी कहती है क्या, हम बोलते हैं एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन स्टिमुलेट करता है स्पर्मेटोजेनेसिस को और स्पर्मियोजेनेसिस को, पर एनसीईआरटी कहती है कि स्पर्मियोजेनेसिस जो स्टिमुलेटेड होती है ना, वो किसकी वजह से होती है, एफएसएच की वजह से। किसकी वजह से होती है मेरे बच्चों, एफएसएच की वजह से होती है। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ, ठीक है, क्या लिख देती हूँ मैं, एनसीईआरटी हीरो लाइन, क्या है, एनसीईआरटी हीरो लाइन है, क्या है कि हमारे पास जो है ना स्पर्मियोजेनेसिस की जो प्रोसेस है ना, वो क्या होती है, स्टिम्युलेट होती है। स्टिम्युलेट किसके द्वारा होती है, बाय एफएसएच हार्मोन, ध्यान रखना, किसके द्वारा हो रही है, एफएसएच हार्मोन के द्वारा हो रही है। ये बात कौन कहती है, आपकी एनसीईआरटी कहती है। कौन कहती है, एनसीईआरटी कहती है। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है वो क्या है हमारे पास, कि हमें देखना है एनसीईआरटी हीरो लाइन, और साथ में मैंने लिख रखा है स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मियोजेनेसिस और स्पर्मिएशन लिख रखा है क्या। चलिए तो हम देखते हैं क्या, कि अगर मैं बात करूं क्या सिक्रीशंस की, किस किस के सिक्रीशंस की बात करूं, एपिडिडाइमिस, वास डिफरेंस, सेमाइनल वेसिकल और प्रोस्टेट ग्लैंड, इन सभी का क्या सिक्रीशन इसेंशियल होता है मैच्योरिटी के लिए, और किसके लिए, मोटिलिटी के लिए, किसके, स्पर्म की। तो हमारे पास क्या है, देख लेते हैं, हमें क्या करवाना बच्चों, मैच्यूरेशन, क्या करवाना है, मैच्यूरेशन, प्लस हम किसकी बात कर रहे हैं, मोटिलिटी की बात कर रहे हैं, किसके, मैच्यूरेशन और मोटिलिटी की बात कर रहे हैं, स्पर्म के। ठीक है, इसके लिए हमें क्या लगेगा, इसेंशियल है, तो हम लिख देते हैं क्या होता है,
इसेंशियल होता है, ठीक है, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, आवश्यक है। इसेंशियल है क्या? सिक्रीशंस क्या लगेंगे हमको? सिक्रीशंस लगेंगे। अब आपको सिक्रीशंस किस किस के चाहिए, लिस्ट बना लो। पहला चाहिए ईपीडी डाइमिस का, किसका चाहिए? ईपीडी डाइमिस का। फिर आपको चाहिए वास डिफरेंस का, किसका चाहिए? वास डिफरेंस का। फिर आपको लगेगा किसका सिक्रीशन? सेमाइनल वेसाइकल का सिक्रीशन। किसका लगेगा मेरे बच्चों? सेमाइनल वेसाइकल का सिक्रीशन लगेगा। फिर आपको लगेगा किसका सिक्रीशन? प्रोस्टेट ग्लैंड का सिक्रीशन। किसका लगेगा? प्रोस्टेट ग्लैंड का सिक्रीशन। मतलब अगर आपको स्पर्म में मैचुरेशन और मोटिलिटी करवाना है तो आपको अति आवश्यक है सिक्रीशन किसके? एपिडिडाइमिस, वास डिफरेंस, सेमाइनल वेसाइकल और प्रोस्टेट ग्लैंड के, ठीक है। अब बात आती है क्या, यहीं पर हमें बात करें, किसकी बात करें कि अगर मैं अगर मगर नहीं, अलग से देख लेते हैं। किसको देख लेते हैं कि मुझे सेमाइनल प्लाज्मा चाहिए। क्या चाहिए? सेमाइनल प्लाज्मा चाहिए। तो मुझे कौन कौन सी ग्लैंड्स के सिक्रीशन रिक्वायर्ड होंगे? आ रही बात समझ में? तो मैं बोलती हूँ सेमाइनल प्लाज्मा बनाने के लिए हमें चाहिए सिक्रीशंस ऑफ ग्लैंड। क्या चाहिए? सिक्रीशन ऑफ ग्लैंड। कौन कौन सी? तो यहाँ लिखा हुआ है एनसीईआरटी ने, क्या लिखा हुआ है कि एनसीईआरटी लिखती है क्या कि सिक्रीशन ऑफ ग्लैंड्स, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूट करता है, क्या करता है? कॉन्स्टिट्यूट करता है, क्या मतलब बनाता है? किसको बनाता है? सेमाइनल प्लाज्मा को। किसको बनाता है? सेमाइनल प्लाज्मा को बनाता है, ठीक है। तो अब हमारे पास लिस्ट होनी चाहिए कि हमारे पास कौन कौन सी ग्लैंड इस चीज के लिए। तो सबसे पहले हमारे पास आती है कौन? सेमाइनल वेसाइकल ग्लैंड। कौन सी ग्लैंड आती है बच्चों? सेमाइनल वेसाइकल। दूसरी आती है कौन? प्रोस्टेट ग्लैंड आती है। और तीसरी कौन आती है हमारे पास बच्चों? कॉपर्स ग्लैंड। कौन सी आती है? कॉपर्स ग्लैंड। इन तीनों ग्लैंड्स का सिक्रीशन मिलकर बनाता है किसको? सेमाइनल प्लाज्मा को बनाता है, ठीक है। और सेमाइनल प्लाज्मा में कौन कौन होते हैं? फ्रक्टोज, कैल्शियम और सर्टेन एंजाइम, ठीक है। क्या क्या होते हैं? फ्रक्टोज, कैल्शियम और सर्टेन एंजाइम। ये कौन कह रहा है? एनसीईआरटी हीरो लाइन लिखा हुआ है, ध्यान रखना। क्या क्या होता है? पहला लिखा हुआ है क्या? फ्रक्टोज, ठीक है। क्या लिखा है? फ्रक्टोज। दूसरा लिखा हुआ है कैल्शियम। क्या लिखा हुआ बच्चों? कैल्शियम। और लिखते हैं सर्टेन एंजाइम। क्या लिखते हैं? सर्टेन एंजाइम, ठीक है। जो मैंने पहली स्लाइड बताई है ना, उसमें बहुत सारी चीजें नॉन एनसीईआरटी है, पर वो क्वेश्चन लगाने के लिए वो बेसिक हमको रिक्वायर्ड है। अब इसलिए मैंने यहाँ पर एनसीईआरटी हीरो लाइन लिखकर एनसीईआरटी की सारी बातें आपको दिखा रही हूँ कि एनसीईआरटी ने इतनी ही चीजें बोली है कि स्पर्म के मैचुरेशन और मोटिलिटी के लिए आपको इससे सिक्रीशंस एसेंशियल होंगे, जो किस किस के होंगे? एपिडिडाइमिस, वास डिफरेंस, सेमाइनल वेसाइकल और प्रोस्टेट ग्लैंड। फिर बोला कि सिक्रीशंस ऑफ ग्लैंड मिलकर बनाते हैं सेमाइनल प्लाज्मा। तो मैंने आपको बता दिया कौन कौन सी ग्लैंड के सिक्रीशन को हम सेमाइनल प्लाज्मा बोलते हैं। अब एनसीईआरटी बोलती है कि उसमें से फ्रक्टोज मिलेगा, कैल्शियम मिलेगा, सर्टेन एंजाइम मिलेगा। उन्हें प्रोस्टाग्लैंडिन नहीं बताया। सारी बात उन्होंने ये नहीं बताया जो फ्रक्टोज है वो फ्यूल है किसके लिए? स्पर्म के लिए। उन्होंने ये नहीं बताया प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन, पर मैं आपको बता रही हूँ वो जरूरी है। तभी तो हम कहते हैं अगर मेल में से प्रोस्टेट ग्लैंड का रिमूवल करा दे, निकाल दे, बाहर फेंक दें किसी कारणवश डिजीज होने की वजह से, तो मेल में स्टेरिलिटी आ जाएगी। क्या आ जाएगी? स्टेरिलिटी। क्योंकि वो क्लॉटेड सीमेन को क्या करता है? लिक्विफाई करता है। तभी तो स्पर्म निकल के भागेंगे काय के लिए? फर्टिलाइजेशन करने के लिए, ठीक है। ये बात आपको पता होनी चाहिए। अब जो चीज आती है क्या, अगर मैं सेमाइनल प्लाज्मा में किसको जोड़ दूं मेरे बच्चों? अगर मैं सेमाइनल प्लाज्मा में स्पर्म को डाल दूं तो ये दोनों मिलकर क्या बना देंगे? ये दोनों मिलकर बना देंगे किसको? सीमेन को। ये देखो बन गया सीमेन, बन गया ना, ठीक है, बन गया। इस एनसीईआरटी ने आगे पीछे बताया, मैंने आपको पहले एक बार मेरे स्टेप से स्मूथ करके पढ़ाया है, फिर एनसीईआरटी की लाइन को यहाँ एक्सप्लेन कर दिया है कि एनसीईआरटी ऐसे कहती है। अब मैं कहती हूं कि आप किसकी बात करें? आप बात करेंगे फंक्शन ऑफ मेल एसेसरी डक्ट और फंक्शन ऑफ मेल एसेसरी ग्लैंड। क्या बोल रही हूं मैं?
फंक्शन ऑफ मेल एसेसरी डक्ट और फंक्शन ऑफ मेल एसेसरी ग्लैंड के फंक्शन को मेंटेन किससे करते हैं, इसकी बात कर लेते हैं। तो हम लिख देते हैं, हम किसकी बात करने वाले हैं बच्चों, फंक्शन, ठीक है, फंक्शन ऑफ किस किस की, तो हम लिख देते हैं मेल एसेसरी डक्ट को देख रहे हैं और साथ में क्या दिख रहे हैं, मेल एसेसरी सेक्स ग्लैंड को देख रहे हैं, ठीक है। फंक्शन ऑफ मेल एसेसरी सेक्स डक्ट और फंक्शन ऑफ मेल एसेसरी सेक्स ग्लैंड, ठीक है, ये इनको हमें करवाना है बच्चों मेंटेन। क्या करवाना है, तो मेंटेन बाय होते हैं ये किसके द्वारा, टेस्टिकुलर हार्मोन के द्वारा। किसके द्वारा बच्चों, टेस्टिकुलर हार्मोन के द्वारा। और उस टेस्टिकुलर हार्मोन को एनसीईआरटी कहती है एंड्रोजन। क्या कहती है, एंड्रोजन कहती है। क्या कहती है, एंड्रोजन कहती है। अब यहीं पर बोलते हैं कि जो एंड्रोजन हार्मोन है वो स्टिमुलेट करता है किसको, स्पर्मेटोजेनेसिस को। किसको स्टिमुलेट करता है, तो हम लिख देते हैं एंड्रोजन हार्मोन क्या करता है, स्टिमुलेट करता है, ठीक है। क्या करता है बच्चों, स्टिमुलेट करता है, किसको करता है, स्पर्मेटोजेनेसिस को। किसको स्टिमुलेट करता है, स्पर्मेटोजेनेसिस को, ठीक है। अब देखो यहाँ पर आपके पास क्या दिया हुआ है, कुछ कुछ मैंने पॉइंट्स लिख के छोड़ रखे हैं आपको पढ़ाने के लिए। कितने पॉइंट्स लिख रखे हैं, 3 पॉइंट्स लिख रखे हैं। एक पहला पॉइंट क्या है, स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है। तो स्पर्मेटोजेनेसिस को हम देख लेते हैं, ठीक है। तो जो स्पर्मेटोजेनेसिस है ना मेरे बच्चों, ये कुछ नहीं है, ये एक प्रोसेस है जिसके द्वारा क्या होता है, फॉर्मेशन। किसका फॉर्मेशन होता है मेरे बच्चों, स्पर्म का। किसका होता है, स्पर्म के फॉर्मेशन की प्रोसेस को हम बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है। अब नेक्स्ट दिया हुआ है स्पर्मियोजेनेसिस, ठीक है। तो जब स्पर्मेटोजेनेसिस होता है तो हमारे पास बनकर आता है स्पर्मेटिड। क्या बन के आता है, स्पर्मेटिड। इस स्पर्मेटिड का क्या होना, ट्रांसफॉर्म होना। क्या होना, ट्रांसफॉर्म होना। किसमें होना, स्पर्मेटोजोआ में। किसमें होना, स्पर्मेटोजोआ में। उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, स्पर्मियोजेनेसिस। क्या बोलते हैं, स्पर्मियोजेनेसिस बोलते हैं। अब स्पर्मिएशन क्या है बच्चों, स्पर्मिएशन। तो अगर स्पर्मिएशन को देखें तो कुछ नहीं है, रिलीज ऑफ स्पर्म। क्या बोला मैंने, रिलीज ऑफ स्पर्म फ्रॉम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल थ्रू सर्टोली सेल्स। क्या बोला मैंने, देख लेते हैं। हम क्या करवा रहे हैं, रिलीज करवा रहे हैं, रिलीज ऑफ स्पर्म। कहाँ से करवा रहे हैं, फ्रॉम सेमिनी। क्या बोला, फ्रॉम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। कहाँ से करवा रहे हैं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से। किसके द्वारा करवा रहे हैं, थ्रू सर्टोली सेल्स। किसके द्वारा, थ्रू सर्टोली सेल्स। क्यों, क्योंकि हमने पढ़ा था कि जब भी स्पर्म बनेंगे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में, तो उन ट्यूब्यूल्स में स्पर्म बनने के बाद सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के ल्यूमेन में आते हैं और ल्यूमेन में जाकर वो किसके अंदर, सर्टोली, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के ल्यूमेन में आते हैं और ल्यूमेन में आकर सर्टोली सेल्स के अंदर अपने हेड को इंसर्ट करके न्यूट्रिशन लेते रहते हैं। तो हमने बोला सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से निकल के सर्टोली, सेमिनिफेरस सर्टोली सेल्स के से निकलेंगे, किसमें जाएंगे, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में, और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से रिलीज होकर बाहर निकल जाएंगे। कहाँ, रेटी टेस्टिस, वासा इफ्रेंशिया, फिर इपिडिडाइमिस, फिर वास डिफरेंस, फिर पहुंच जाएंगे कहाँ पर, सेमाइनल वेसिकल की ग्लैंड से मिलते हुए, डक्ट से मिलते हुए इजाकुलेटरी डक्ट, इजाकुलेटरी डक्ट से प्रोस्टेट ग्लैंड का सिक्रीशन लेते हुए यूरेथ्रा, यूरेथ्रा से बॉडी के बाहर आ जाएंगे। कहाँ से, यूरिनोजेनाइटल नस के, यूरिनोजेनाइटल मिएटस के द्वारा या अपर्चर के द्वारा। कुछ समझ में आ रहा है। तो स्पर्मिएशन एक प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, स्पर्मिएशन की प्रोसेस में स्पर्म रिलीज होते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से। किसके द्वारा रिलीज हो रहे हैं, सर्टोली सेल्स से, क्योंकि सर्टोली सेल्स के अंदर बैठकर वो खाना खा रहे थे अपने सर को ढकाकर, एम्बेडेड करके, तो वहां से रिलीज होना पड़ेगा। इनको समझ में आ रही है बात।
तो कुछ इस तरीके से आपकी सारी एनसीईआरटी लाइन और एनसीईआरटी के पॉइंट्स मैंने क्लियर करा दिए हैं। आई होप सो आपको आज का लेक्चर पूरा समझ में आया होगा। अब जितनी भी चीजें मैंने आपको पढ़ाई है, इस थ्योरी के बाहर एनसीईआरटी से आने वाला कोई भी क्वेश्चन नहीं जाएगा और ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा जो आप अटेम्प्ट ना कर पाए। तो अब इतना पढ़ने के बाद, मेरे नोट्स, मेरे लेक्चर से पढ़ने के बाद आप एक बार एनसीईआरटी को गो थ्रू करें और एनसीईआरटी पढ़ने के बाद आप मल्टीपल जितने चाहे क्वेश्चंस लगाएं। हर क्वेश्चन जो एनसीईआरटी बेस्ड होगा वो आपसे लगेगा और थोड़े बहुत जो नॉन एनसीईआरटी कॉन्सेप्ट मैंने आपको दिए वो आपकी बेसिक क्लियर करने के लिए दिए हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच मेरे प्यारे बच्चों।